नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लाई हूँ स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बार डायग्राम। बार डायग्राम जो आपका हाई चार्ट होता है, बार डायग्राम होता है, मैं उनके बारे में आज आपके लिए क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तंभ आरेख बार डायग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो जो बार डायग्राम होता है, स्तंभ आरेख होता है, वो डेटा को विजुअली प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी तरीका है। जिसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य होता है विभिन्न श्रेणियों की, जो विभिन्न कैटेगरी के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। इसे मार्कर स्तंभ आरेख का जो बार डायग्राम है, सबसे जो प्राथमिक उपयोग है वो अलग अलग समूहों या श्रेणियों के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। मान लीजिए हमें विभिन्न शहरों की जनसंख्या पर या अलग अलग महीनों में हुई बिक्री की अगर तुलना करनी हो तो हम बार डायग्राम का यूज़ करते हैं। यद्यपि समय के साथ बदलाव दिखाने के लिए लाइन ग्राफ का अधिक उपयोग होता है, लेकिन स्तंभ आरेख का उपयोग भी समय के निश्चित अंतरालों जैसे साल दर साल विकास पर डेटा में होने वाले बदलावों को दिखाने के लिए किया जा सकता है। कैसे कैसे स्तंभ आरेख के बहुत सारे वो होते हैं, टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। लंबवत स्तंभ आरेख, वर्टिकल बार चार्ट, इसमें स्तंभ खड़े हुए होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं, ये सबसे सामान्य प्रकार है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, क्षैतिज स्तंभ आरेख, इसमें स्तंभ लेटे हुए होते हैं, दाएं से बाएं होते हैं। यह तब उपयोगी होता है जब श्रेणियों के नाम बहुत लंबे हो। उसके बाद आता है बहुस्तंभ आलेख, मल्टीपल बार डायग्राम, जब एक ही श्रेणी के भीतर दो या दो से अधिक प्रकार के डेटा की तुलना करनी हो, जैसे एक ही स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, वृत्त आरेख किसे दर्शाता है? जो पाई चार्ट है वो किसे दर्शाता है? तो वो दर्शाता है मुख्य रूप से संपूर्ण और उसके हिस्सों को, पार्ट टू वुल रिलेशनशिप के बीच संबंध को दर्शाता है। इसे पाई चार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह दिखने में एक गोल पाए या एक जैसा होता है जिसे टुकड़ों में काटा गया हो। पूरा वृत्त जो पूरा सर्कल होता है वो हमेशा 100% या कुल डेटा को दर्शाता है। इस वृत्त के भीतर के अलग अलग हिस्से या स्लाइस डेटा की विशिष्ट श्रेणियों को दर्शाते हैं। इसका उपयोग किया जाता है यदि हम किसी का परसेंटेज दिखाना चाहते हैं, प्रतिशत दिखाना चाहते हैं, या दिखाने के लिए कि कुल बजट का कितना प्रतिशत किस मद पर खर्च हुआ, किसी बाजार में अलग अलग कंपनियों की हिस्सेदारी दिखाने के लिए, या फिर किसी सर्वे में लोगों की पसंद जैसे पसंदीदा खेल या भोजन को प्रदर्शित करने के लिए। अगर हम पाई चार्ट का फॉर्मूला देखें तो वो हो जाता है इजिकल्स टू माइनस इंटू 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लाइन ग्राफ किसके लिए उपयुक्त होता है? हम इससे बात करेंगे लाइन ग्राफ की, पाई चार्ट की और बार ग्राफ की। लाइन ग्राफ किसके लिए उपयोग होता है? तो लाइन ग्राफ उपयोग होता है समय के निरंतर अंतराल पर होने वाले परिवर्तनों को दिखाने के लिए, कि जैसे जैसे समय बदलता है क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको दिखाने के लिए ये लाइन ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि डेटा किस दिशा में जा रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पिछले 10 वर्षों में किसी देश की जीडीपी का बढ़ना या फिर कम होना, या फिर निरंतर डेटा के लिए डेटा आरेख उन आंकड़ों के लिए सबसे उपयुक्त है जो कम से जो क्रम में चलते हैं। जैसे मान लीजिए तापमान हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर जनसंख्या होगा। इसमें आमतौर पर दो अक्षर होते हैं, एक्स और वाई। जो एक्स होता है वो हॉरिजॉन्टल में होता है और वाई होता है वो आपका वर्टिकल में होता है। एक्स होता है यहाँ अक्सर समय, दिन, महीने, वर्ष को दर्शाया जाता है, और जो वाई है वहाँ पर मात्रा या वैल्यू को दर्शाया जाता है जिसे मापा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, हिस्टोग्राम किस डेटा के लिए प्रयोग होता है? कौन सा हिस्टोग्राम? तो हिस्टोग्राम आपका मुख्य रूप से सतत डेटा हो गया, जो कंटिन्यूस डेटा हो गया, या ग्रुप्ड डेटा हो गया, उनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है हिस्टोग्राम का प्रयोग। हिस्टोग्राम और सामान्य स्तंभ आरेख जो बाई डायग्राम है उसमें एक बड़ा अंतर क्या है अगर हिस्टोग्राम की बात की जाए और बार डायग्राम की बात की जाए, कि हिस्टोग्राम में स्तंभों के बीच कोई खाली जगह नहीं होती जो डेटा की निरंतरता को दर्शाते हैं। मान लीजिए जब एक डेटा एक सीमा या अंतराल में हो, रेंज में हो, जैसे आयु समूह हो गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 वर्ष
अंक हो गए परीक्षा में कि परीक्षा में अंक हो गए 0 to 25, 25 to 30, 50 to 75। इसमें कोई आपका बीच में अंतर नहीं है टेबल्स में। ऊंचाई या वजन, जैसे 150 से 155, 155 से 160। हिस्टोग्राम में तुरंत यह पता चल जाता है कि डेटा का वितरण कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बार बार आरेख में स्तंभ कैसे होते हैं। कैसे होते हैं बार आरेख में जो बार डायग्राम होता है कैसे होता है। बार्स की बनावट और उनकी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर डेटा का सही विश्लेषण किया जाता है। इनमें जो स्तंभों के बीच में दूरी होती है, डायग्राम में दूरी होती है, हिस्टोग्राम में दूरी नहीं होती। बार आरेख के सभी स्तंभों की चौड़ाई हमेशा एक समान होती है। चौड़ाई का डेटा की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। स्तंभ की ऊंचाई या लंबाई उस श्रेणी के मान्य डेटा की मात्रा को दर्शाती है। स्तंभ दो तरह से बनाए जा सकते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। वर्टिकल स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर खड़े होते हैं, ये सबसे लोकप्रिय होता है। या फिर हॉरिजॉन्टल स्तंभ बाएं से दाएं की ओर लेटे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाई चार्ट में पूरा वृत्त क्या दर्शाता है। तो पाई चार्ट में जो पूरा वृत्त है वो आपका 100% 360 डिग्री दर्शाता है कि वो 360 डिग्री बना हुआ है। पूरा वृत्त उस समय डेटा का प्रतिनिधित्व करता है जिसका आप विश्लेषण कर रहे हैं। मान लीजिए यदि आप एक परिवार के मासिक खर्च का पाई चार्ट बना रहे हैं तो पूरा वृत्त परिवार की कुल आय या फिर कुल खर्च को दर्शाएगा। यदि मान लीजिए आप किसी कक्षा के 50 छात्रों के पसंदीदा फलों का डेटा दिखा रहे हैं तो पूरा वृत्त क्या होगा, कक्षा के सभी 50 छात्र और वृत्त के टुकड़े क्या होंगे, आम, केला, सेब पसंद करने वाले छात्रों की अलग अलग संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रेखा आरेख में बिंदु कैसे जोड़े जाते हैं। जो लाइन ग्राफ हो गई उसमें बिंदु कैसे जोड़े जाते हैं। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो डेटा के प्रवाह को स्पष्ट करते हैं, इसे डेटा प्लॉटिंग भी कहा जाता है। सबसे पहले दो अक्षर किए जाते हैं, एक्स और वाई। यह स्वतंत्र वेरिएबल जैसे समय, दिन या वर्ष को दर्शाया जाता है। और वाई अक्ष यहाँ अक्षर जैसे तापमान, फीचर, कीमत या फिर मात्रा को दर्शाया जाता है। एक बार जब से बिंदु जुड़ जाते हैं तो बनने वाली निरंतर रेखा डेटा के उतार चढ़ाव को दिखाती है। यदि रेखा ऊपर जा रही है तो यह वृद्धि को दर्शाती है और नीचे आ रही है तो यह कमी को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिस्टोग्राम में स्तंभ कैसे होते हैं। तो हिस्टोग्राम में आपके स्तंभ जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। हिस्टोग्राम की सबसे बड़ी पहचान यही है कि इसके स्तंभ एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होती। यह इस प्रकार प्रतीक है कि डेटा कंटिन्यूस चल रहा है और एक वर्ग अंतराल जहाँ समाप्त होता है, जो क्लास इंटरवल जहाँ समाप्त होता है वहीं से दूसरा शुरू हो जाता है। यदि वर्ग अंतराल समान है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो स्तंभों की चौड़ाई एक समान होगी। यदि वर्ग अंतराल असमान है तो स्तंभों की चौड़ाई भी आपकी अलग अलग हो सकती है। इसमें भी आपकी होगी एक्स और वाई। यहाँ वर्ग अंतराल जैसे वजन, आयु या अंक दिखाए जाते हैं और वाई में आपके कितनी बार कोई मान आया हो दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तुलना के लिए कौन सा आरेख उपयुक्त है। तुलना के लिए कौन सा आरेख उपयुक्त है, तो वह आपका तुलना के कौन सा आरेख उपयुक्त है, तो वह आपका बार डायग्राम, बार आरेख। यह तुलना करने के सबसे लोकप्रिय और प्रभावी आरेख है। यदि आपको एक ही श्रेणी के भीतर दो अलग अलग डेटा सेट की तुलना करनी है, जैसे 2024 और 2025 में विभिन्न उत्पादों की बिक्री, तो यह सबसे उपयुक्त है। उसके बाद आता है बार चार्ट। यदि आप यह देखना चाहते हैं कि एक संपूर्ण भाग में अलग अलग घटकों का कितना योगदान है, तो पाई चार्ट आपके लिए उपयुक्त है। यदि आपको यह देखना है कि दो या दो से अधिक चीज़ें समय के साथ कैसे बदल रही हैं, तो रेखा आरेख का उपयोग करें। मान लीजिए आपको दो कंपनियों के स्टॉक की तुलना करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रतिशत दिखाने के लिए कौन सा आरेख सही है। तो प्रतिशत दिखाने के लिए आपका पाई चार्ट, वृत्त आरेख आपका सबसे बेस्ट है। यदि आपको दिखाना है कि कुल 100% में से किस हिस्से का कितना योगदान है, तो पाई चार्ट सबसे अच्छा होता है। यह नज़र में स्पष्ट कर देता है कि कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा। मान लीजिए यदि आपको किसी देश के बजट का वितरण या आपके द्वारा दिन भर बिताए गए समय का प्रतिशत, मान लीजिए 30% सोना, 40% काम, 20% पढ़ाई, तो आपका पाई चार्ट सबसे अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बार आरेख में ऊंचाई क्या दर्शाती है। जो आपका बार डायग्राम हो गया उसमें ऊंचाई क्या दर्शाती है, तो उसमें आपकी जो ऊंचाई दर्शाती है वो ऊंचाई दर्शाती है मान या फिर आवृत्ति। क्या
मान या आवृत्ति। मात्रा का प्रतिनिधित्व करना, स्तंभ जितना ऊंचा होगा उस श्रेणी का मान उतना ही अधिक होगा। यदि मान लीजिए एक बार चार्ट विभिन्न शहरों के तापमान को दर्शाता है तो सबसे ऊंचा स्तंभ उस शहर को दिखाएगा जहाँ सबसे अधिक गर्मी होगी। ऊंचाई इसमें मुख्य कारक है जिसके आधार पर हम दो अलग अलग श्रेणियों के बीच तुलना करते हैं। ऊंचाई में अंतर ही हमें बताता है कि कौन सी श्रेणी प्रदर्शन में बेहतर है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिस्टोग्राम और बार आरेख में क्या अंतर है। क्या अंतर है हिस्टोग्राम और बार आरेख में कि आपके जो हिस्टोग्राम है उसमें जो स्तंभ है वो जुड़े हुए होते हैं और जो बार आरेख है बार डायग्राम है उसमें आपके स्तंभ अलग अलग होते हैं। इसको आपका जो वो है इसका उपयोग तब होता है बार आरेख का जब डेटा को अलग अलग समूह में बांटा जा सके, जैसे देशों के नाम, फलों के प्रकार या महीनों के नाम। और हिस्टोग्राम में तब होता है जब डेटा एक सीमा में होता है, एक रेंज में होता है और लगातार चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पाई चार्ट में कुल मान 100 हैं। कितने हैं? 100 मान हैं। या आपके अब एक तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी दे रही हूँ। एक पाई चार्ट में आपके 100 मान हैं और 1/25 है। कौन सा है? 1/25 है। तो उसका कोण कितना होगा? कितना होगा उसका एक कोण? इसका निकालने का सूत्र क्या होता है आपका? जो आपका जो वो दिया है, एक कोण दिया है बट्टे 100 गुना 360 डिग्री। तो घटक मान कितना दिया है आपको? 25। कुल मान कितना है? 100। तो आपका 25/100 गुना 360 डिग्री। 25/100 कितना होता है आपका? 1/4। 1/4 गुना 360 तो आपका हो गया 90 डिग्री। यदि कुल मान 100 है तो 1/25 है जो कि कुल का 25% या एक चौथाई है। तो पाई चार्ट में उसका कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुल 200 छात्राओं में से 50 छात्र खेल में भाग लेते हैं तो पाई चार्ट में उनका कोण कितना होगा? ये भी आपका कोण कितना होगा? हम क्या लगा लेंगे? 50 है ना, 50 छात्र भाग में लेते हैं तो 50/200। कुल कितने छात्र हैं आपके? 200 छात्र हैं और एक भाग कितना है? 50 है। तो 50/200 गुना 360। 50 से 200 के भाग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। भाई 5 चौक 20 होते हैं, 1/4 आ जाएगा। 1/4 गुना 360 डिग्री तो आपका 90 डिग्री आ गया। खेल में भाग लेने वाले छात्रों का पाई चार्ट में कोण 90 डिग्री होगा। चूंकि 50 छात्र कुल तो 200 छात्रों का 25% है, एक चौथाई है, इसलिए यह वृत्त में ठीक एक चौथाई हिस्सा घेरेगा जो कि एक समकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी पाई चार्ट में किसी वर्ग का कोण 72 डिग्री है, कितना है? 72 डिग्री है तो कुल कितना प्रतिशत आपका होगा? कितना प्रतिशत होगा? 72 डिग्री है आपका कुल कोण। यदि किसी पाई चार्ट में किसी वर्ग का कोण 72 डिग्री है तो उसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं कि इस पूरे वृत्त का जो कुल कोण होगा वो कितना होगा? वो होगा 360 डिग्री और कुल प्रतिशत आपका 100% होता है। तो क्या होगा? दिया गया कोण 72 डिग्री, कुल कोण 360 डिग्री और जो हम अगर हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो 72/360 गुना 100। अगर हम 72 से 360 को काटने पर क्या होगा? 72/360, इसलिए यह 1/5 हो जाएगा और 1/5 गुना 100 तो आपका 20% हो जाएगा। यदि किसी वर्ग का कोण 72 डिग्री है तो यह कुल डेटा का 20% हिस्सा दर्शाता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। मैं आप लोगों के लिए ये मत सोचिए कि केवल यही है, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स की एक अलग से सीरीज़ लाऊंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।